Hello guys, welcome to my channel Wisdom World NS. So guys, हमने लक्ष्मीकांत की सीरीज जो स्टार्ट करी थी उसमें हम देख रहे थे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिसमें हमने इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि फर्स्ट 4 आर्टिकल्स किन किन की बात करते हैं, जिसमें आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड पॉलिटी ऑफ द नेशन, सेकंड बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट्स, और थर्ड आर्टिकल बात करता है प्रोसीजर हाउ वी कैन अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, चेंज करते हैं टेरिटरी को कैसे, स्टेट्स की जो है उसकी बाउंड्रीज कैसे चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर 4 जो है वो बात करता है कि कौन सी चीज़ों से हमने जो है वो मतलब सेकंड और थर्ड वाले आर्टिकल में जो चीज़ें मेंशन है उनको किस तरीके से चलाना है। देन उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेशनल जो मेथड्स थे उनके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, अपने कंट्रोल में ले सकती है। अब इसके बाद हम देखेंगे जिसमें, और इसी के साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से कौन सी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई थी 1960 की या 96 उसमें क्या किया था, जैसे बेरवरी यूनियन जो थी उसको ट्रांसफर किया गया था पाकिस्तान को। उसी तरह से बांग्लादेश के साथ हमने क्या किया था, कुछ एनक्लेव्स हमारी क्या हुई है, कुछ जगह जो है वो ट्रांसफर की गई है, ठीक है। और उसी के बाद अब हम बात करेंगे कि इसमें हमने देखा था कि कुछ स्टेट्स को क्या दिया है, स्पेशल स्टेटस जो है वो ग्रांट किया गया है अंडर द आर्टिकल 361, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं इनको रेटिफाई भी किया गया है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। हमने ये तो देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस तरीके से स्टेट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, जब बना सकते हैं, जब तोड़ सकते हैं, लेकिन ये स्टेट्स बनना कैसे स्टार्ट हुई थी, ये यूनियन टेरिटरीज कैसे बनी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देखो जब इंडिया क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस जब हमें मिली थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू, जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी चीजें थी, हमारे पास जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, जहां तो हमारे पास क्या थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। जहाँ फिर हमारे पास क्या था, दूसरी हमारे पास क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, दूसरी क्या थी हमारे पास, प्रिंसली स्टेट्स थी। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को जहाँ पे राजे रजवाड़े बैठे हैं, इनको हम लोग अपनी टेरिटरी में किस तरीके से यूनाइट करेंगे। बोलते हैं जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया को कैटेगराइज, इंडिया कंप्राइज 2 कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स। इंडिया के पास क्या थे, 2 पॉलिटिकल यूनिट्स थे, एक थे ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरी थी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंसेस वो जगहें थी जहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहां पे डायरेक्टरी रूल कर रही थी, मतलब जो डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ठीक है। अब ब्रिटिश प्रोविंसेस है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको क्या करी है, कंट्रोल करी। लेकिन जो हमारे खुद के रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे, जिन राज्यों में वो लोग काम कर रहे थे उनको हम लोगों ने क्या बोला, प्रिंसली स्टेट्स बोला। अब इसके के साथ साथ हम बोलते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट का आया, कब आया ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, 1947 में आया, जिसमें 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट डोमेनियन बनाए गए। कौन से डोमेनियन बने थे बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। कंट्री को डिवाइड कर दिया गया था, एक तो इंडिया था और दूसरा कौन सा था, दूसरा हमारे पास पाकिस्तान वाला डोमेनियन था, ठीक है। एक इंडियन डोमेनियन था और दूसरा हमारे पास पाकिस्तान डोमेनियन था। एक तो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है जी। अब जब हम देखते हैं कि इंडियन डोमेनियन, अब हम बोलते हैं कि लोगों के पास एंड गिव 3 ऑप्शन। अब प्रिंसली स्टेट्स जो थी इनके पास क्या दिए गए, 3 ऑप्शंस दिए गए। प्रिंसली स्टेट्स के पास क्या दिए गए, 3 ऑप्शंस दिए गए। इनको बोला गया जहाँ तो आप इंडिया के साथ चले जाओ, ठीक है, जहाँ तो आप किसके साथ चले जाओ, पाकिस्तान के साथ चले जाओ, जहाँ फिर आप क्या रहो, इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। क्या रहो आप, अपने आप में खुद का राज्य को खुद ही चलाओ, आप इंडिपेंडेंट रहो। सॉरी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आया, बट फिर भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जहाँ तो इंडिया के साथ जाएंगे, जहाँ फिर ये I and D लिख रही हूँ मैं इंडिपेंडेंट के लिए, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने बोला इनके पास 3 ऑप्शन थे, जहाँ तो ये पाकिस्तान ज्वाइन करे या इंडिया को ज्वाइन करे या फिर ये इंडिपेंडेंट रहे। अब इनमें से क्या होता है, टोटल हमारे पास कितनी थी, 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे पास, 552, जिसमें से 549 क्या करती हैं, इंडिया को ज्वाइन कर लेती हैं। 3 जो है वो मना कर देती हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम इंडिया का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम लोग क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहती हैं हमारी, वो कितनी थी, 3। अब वो 3 कौन सी थी, एक तो जूनागढ़, ठीक है, एक आगे जूनागढ़, दूसरी हमारे पास क्या आ जाएगी, हैदराबाद, दूसरी कौन सी थी, हैदराबाद, एंड थर्ड वन इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जेके लिख रही हूँ मैं, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स हमारे पास क्या रही थी, इंडिपेंडेंट रही थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इनको इंडिया का हिस्सा, देखो बाकी तो खुद ब खुद बन गई ना इंडिया का पार्ट। कितनी 549 प्रिंसेस स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन किया था। ठीक है, उन्होंने वो कोई पाकिस्तान के साथ ही इंडिपेंडेंट रही, बल्कि वो क्या बन गई, इंडिया का हिस्सा बन गई। अब क्या होता है, बाय द टाइम इन तीनों को भी इंडिया का पार्ट जो है वो बना लिया जाता है। अब कैसे कैसे बनाया जाता है वो जल्दी देते हैं। जूनागढ़ में क्या करवाया जाता है, रेफरेंडम करवाया जाता है। जूनागढ़ में क्या करवाया जाता है, रेफरेंडम। अब रेफरेंडम हमने देखा था, जिसमें क्या किया जाता था, कोई भी लेजिस्लेशन जो होगी वो लोगों के सामने रखी जाएगी। ठीक है, रेफरेंडम के केस में लेजिस्लेशन किसके पास में रखी जाएगी, लेजिस्लेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल। अब जो लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे कि उनको उस लेजिस्लेशन को पास करना है, नहीं करना है। तो जूनागढ़ में वैसा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने वहां पे क्या करवाया, रेफरेंडम करवाया, जिसमें लोगों ने कहा कि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से जूनागढ़ को क्या कर दिया गया, इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन अब जब बात आती है हैदराबाद की, ठीक है, हैदराबाद में क्या करवाया गया, बाय द पुलिस सेक्शन। ठीक है, हैदराबाद में क्या चला, पुलिस सेक्शन। अब देखो पुलिस सेक्शन कैसे हुआ यहाँ पे, ये मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी, पूरा ये जो स्टेटमेंट है ये आपने भूलनी नहीं है। ठीक है, हैदराबाद में पुलिस सेक्शन कैसे चला कि हैदराबाद का जो निजाम था वो नहीं चाहता था कि वो क्या बने, उसका हिस्सा बने। बट यहाँ क्या करते हैं, जैसे वो हैदराबाद से बाहर जाता है, उसको वो क्या करते हैं, वहां पे पुलिस भेजते हैं और उसको अनेक्स करके इंडिया का पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है जम्मू एंड कश्मीर की। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको जोड़ा गया इंडिया के साथ थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या होता है, कुछ एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए जाते हैं बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट एंड द जम्मू एंड कश्मीर महाराजा ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब ये चीजें आई होप आपको क्लियर होगी होंगी कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इंडिया में कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस पे डायरेक्ट रूल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब इंडियन इंडिपेंडेंस के थ्रू जो भी टेरिटरी ब्रिटिश कंट्रोल में होंगी वो किसके पास चले जाएंगे, वो किसका हिस्सा बनेंगी, इंडिया का बनेंगे। लेकिन जब बात यारी प्रिंसली स्टेट्स की, तो उनके पास ऑप्शन था कि वो चाहे तो इंडिया का हिस्सा बने, वो चाहे तो पाकिस्तान का बने, चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रहे। अब इन तीनों चीजों में ये क्या करते हैं, 549 जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं 552 में से 549 जो है वो ज्वाइन करती है इंडिया को, बट 3 जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है, जिनमें थी जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को ये कंट्रोल अब इंडिया के साथ जोड़ते हैं बाय द पुलिस सेक्शन। ये क्वेश्चन आता है किस किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इनको जोड़ा गया है। जूनागढ़ को ये ज्वाइन किया जाता है बाय द रेफरेंडम एंड जम्मू एंड कश्मीर बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कई बार ये मैच में आ जाते हैं या फिर सिंपली भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो इस चीज का हमने क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं 1950 की। बोलते हैं 1950 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन की जाती है स्टेट्स की। ठीक है, 1950 में हमारे यहाँ पे जो भी स्टेट्स थी, जो प्रिंसली स्टेट्स आई, फिर अलग अलग चीजें आई, उन सबको हमने क्या किया, प्रिंसली स्टेट्स को 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन एंड टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन बनाए और उसको क्या बनाया, इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया। अब वो 4 कैटेगरीज कौन सी थी, हमने बोला पार्ट ए में रखेंगे, पार्ट बी में रखेंगे और पार्ट सी में और पार्ट
डी में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, इन टोटल कितनी टेरिटरीज बनी थी हमारे पास 29। अब 29 टेरिटरीज हमारे पास क्या आती है, टोटल आती है। पार्ट ए में जो थे वो 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, ठीक है। जबकि पार्ट बी में क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थी, वो वाली प्रिंसली स्टेट्स रखी गई जिनके पास क्या था, लेजिस्लेचर था। पार्ट सी में वो स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को डाला गया जिनमें चीफ कमिश्नर, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिवली चीफ कमिश्नर चलाया करते थे। और अंडमान और निकोबार आइलैंड को किस में रखा गया, पार्ट डी में रखा गया, ठीक है। अब ये फोर फोल्ड जो क्लासिफिकेशन है इसको हम बड़ी आसानी से जल्दी जल्दी यहाँ से देख भी लेंगे। देखो पार्ट ए में क्या बोला मैंने, पार्ट ए में दीज आर द 9, ये गवर्नर प्रोविंसेस थे जिसमें असम, बिहार, बॉम्बे, ठीक है, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये याद रखना, यूनाइटेड प्रोविंसेस का न्यू नेम क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंसेस नोन एज उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी, पहले भी यूपी था अब भी यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट वन इज पंजाब है, वेस्ट बंगाल है। अब उसके बाद 9 कौन सी रखी गई, वो प्रिंसी स्टेट्स जहाँ पे क्या किया जाता था, जिनको कंट्रोल किया जाता था बाय द, ये मध्य भारत उसको बोला जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। इसमें जम्मू कश्मीर भी है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रिंसी स्टेट्स में लेजिस्लेचर था, इनके उनकी खुद की असेंबलीज थी। अब पार्ट सी में वो थे जहाँ पे कमिश्नर काम करता था, अजमेर, भोपाल, अजमेर आज के टाइम पे स्टेट नहीं है, ठीक है, इट इज बिलासपुर, ये सारी चीजें जो थी वो रखी गई थी। कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, HP, हिमाचल प्रदेश, कूच। देन द लास्ट में किसको रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार को, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। अब बस में आता है कि ये तो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, बट आज के टाइम पे तो हम बहुत सारे स्टेट्स देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमने न्यूली फॉर्मेशन भी देखी है स्टेट्स की। अब वो कैसे बनी, तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, टाइमली कुछ कमीशन, कुछ कमेटीज को अपॉइंट किया जिन्होंने न्यू क्लासिफिकेशन जो थी स्टेट्स की उनको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इसको अच्छे से कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धर कमीशन एंड JBP कमेटी की। तो देखो इंटीग्रेशन जो थी प्रिंसी स्टेट्स की, जो पूरे इंडिया की एक प्योरली अडहॉक अरेंजमेंट था, मतलब कि वो जल्दी जल्दी में एक टाइमली उसको चलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या होता है, एक डिमांड होती है अलग अलग रीजन से, स्पेशली अगर हम बात करें साउथ इंडिया से, वो लोग चाहते थे, अलग अलग स्टेट्स चाहती थी कि स्टेट को क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, स्टेट्स की क्या होनी चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और किसके बेसिस पे होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे होनी चाहिए, ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो बहुत सारे स्टेट्स थी बट पर्टिकुलरली साउथ इंडियन स्टेट्स। फिर क्या होता है, जो इसी को देखते हुए, इस डिमांड को देखते हुए जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपॉइंट करती है एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को अपॉइंट करती है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, SK धर, ठीक है। ये धर कमीशन की बात है तो इसको पूरा ध्यान रखना है। धर कमीशन कभी भी पूछा जाए, कब अपॉइंट किया गया था, जून 1948 में इसको अपॉइंट किया गया था, जिसके चेयरमैन थे SK धर। और ये क्या था, फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन था, ठीक है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन था। देन कमीशन सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट कब देता है, अपने दिसंबर 1948 में देता है। जून में इसको अपॉइंट किया था, दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट देता है और रिकमेंड करता है कि स्टेट की रिकमेंडेशन किसके बेसिस पे होनी चाहिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस के ऊपर होनी चाहिए बजाय किसके, लिंग्विस्टिक फैक्टर के। यानी कि ये जो लिंग्विस्टिक फैक्टर, जो डिमांड आ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, इसको ये क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये बोलते हैं आपको अगर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसेस के हिसाब से कीजिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर को देखते हुए कीजिए। अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट हो जाती है, और इसी को देखते हुए क्या करना पड़ता है, एक नया कमीशन को अपॉइंट करना पड़ता है, जिस कमीशन को क्या कहा जाता है,
JBP सॉरी, तो इसको देखते हुए क्या किया जाता है, JBP कमेटी को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लिंग्विस्टिक कमेटी आती है, इसको कौन अपॉइंट करवाता है, कांग्रेस ही करवाती है, दिसंबर 1948 में ही करवाती है। अब JBP कमेटी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो मेंबर थे वो कौन से, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारमैया थे। ठीक है, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल एंड पी से पताबी सीतारमैया। ठीक है, इसीलिए इसको JBP कमेटी कहा जाता है। इट हैड नो चेयरमैन और इसका कोई चेयरमैन नहीं था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी अप्रैल 1949 में सबमिट की थी, और इन्होंने ऑफिशियली क्या किया था, रिजेक्ट किया था लैंग्वेज को एज अ बेस फॉर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अब फिर क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, लैंग्वेज को रिजेक्ट कर देते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कमेटी कब आई थी, दिसंबर 1948 में। ये दोनों दो तीन कमेटीज, एक कमीशन है, धर कमीशन है, देन उसका JBP कमेटी है, उसके फजल अली कमीशन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखने हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बोलते हैं, हालांकि अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, उनको फोर्सफुली, उनको मतलब मजबूर हो जाती है, और वो क्या करती है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो क्रिएट करती है। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। तो इंडिया की जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है वो कौन सी है, आंध्र स्टेट है। ठीक है, कौन सी है, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, और इसमें क्या था, जब इसको बनाया जा रहा था, इसमें तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग की, तेलुगु स्पीकिंग एरिया को मद्रास स्टेट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों गवर्नमेंट, क्योंकि देखो जब उन्होंने कमीशन लाया, ठीक है, डिमांड थी कि भाई आप कमीशन लेके आओ, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन लाया गया, जिस फर्स्ट जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन लाया गया, जिसको हमने धर कमीशन बोला, उन्होंने तो उसको रिजेक्ट किया। बट बीइंग ए मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीतारमैया ये खुद गवर्नमेंट का पार्ट थे, और ये खुद इन्होंने जब पूरी स्टडी की, डिसाइड किया कि और उन्होंने क्या किया कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हो सकती। फिर क्या मजबूरी रही होगी गवर्नमेंट की कि उनको ऐसा करना पड़ा। बेसिकली क्या होता है, साउथ साइड से पोटी श्री रामुल्ला जो थे वो उन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, पोटी श्री रामुल्ला 56 डेज की हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जैसे इनकी डेथ होती है तो बड़ी ज्यादा एजिटेशन जो थी वो कंट्री में देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए और हालातों को समझते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट करती है, जिसको नाम दिया जाता है आंध्र प्रदेश, और इसमें तेलुगु स्पीकिंग लोगों को मद्रास स्पीकिंग लोगों से क्या कर दिया जाता है, एरिया से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड, अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। अब जब आंध्र प्रदेश बनी, आंध्र स्टेट बनी, तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरे रीजन्स थे वो भी क्या करने लगे, डिमांड करने लगे कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, 9 दिसंबर 1953 में 3 मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है फिर ये, ठीक है, अब क्या बनता है, फिर न्यू एक चीज आती है, दैट इज अ 3 मेंबर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, 3 मेंबर का फिर से स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, जिसके चेयरमैन बनते हैं फजल अली। ठीक है, अब इनको बोला जाता है कि आप क्या करो, फिर से देखो पूरे क्वेश्चन को कि वो क्या कर सके, किस तरीके से इन चीजों को क्लियर करें। अब इसमें क्या होता है, 2 मेंबर, एक तो फजल अली खुद होते हैं, दूसरे जो 2 मेंबर थे वो थे KM पानीकर एंड HN फुंजरो। तो ये नाम आपने नहीं भूलने, जैसे किसी भी जो चेयरमैन है उसका नहीं भूलना, उसके दूसरे 3 मेंबर हैं, तो KM पानीकर, HN फुंजरो और फजल अली, एंड फजल अली वाज द चेयरमैन ऑफ फजल अली कमीशन। ठीक है, अब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं सितंबर 1955 में, अपॉइंट किया जाता है इस कमीशन को 1953 में, और 19 सितंबर 1955 में ये अपनी रिपोर्ट ले आते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये क्या बोलते हैं,
and broadly accepted language as the basis of reorganization of state। और ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसकी बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे ये किसको रिजेक्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज फॉर वन स्टेट। बोलते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे हम डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं मान सकते कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, कि एक ही भाषा बोलने वालों के लिए एक ही स्टेट को क्या कर दिया जाए, क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लियर कट आती है कि वन लैंग्वेज वन स्टेट के जो डिमांड थी, क्या उसे फजल अली कमीशन ने रिजेक्ट किया था या एक्सेप्ट किया था, तो इसको क्या किया था, रिजेक्ट किया था। इट्स व्यूज वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज अ प्राइमरी कंसीडरेशन इन एनी ड्राइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स। इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स दैट टू बी टेकन इनटू अकाउंट इन। अब ये क्या करते हैं, 4 मेजर बातें बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए स्टेट्स की, वो किसके बेसिस पे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। सबसे पहले बोलता है जब भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो हमने क्या करना है, ध्यान रखना है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है उसकी यूनिटी बनी रहे, सिक्योरिटी वहां पे बनी रहे। दूसरा ये बोलता है कि जो होमोजेनिटी है हमारी लैंग्वेज की या कल्चर की, वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। थर्ड वन बोलता है फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होने चाहिए। फोर्थ वन बोलता है प्लानिंग और प्रमोशन होनी चाहिए वेलफेयर ऑफ द पीपल, हर एक स्टेट की एज वेल एज द नेशन एज ए होल। बोलता है कि हर एक स्टेट में क्या होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, और उसी तरीके से पूरी कंट्री का भी होना चाहिए। अब ये जो कमीशन है ये क्या सुजेस्ट करता है, अबोलिशन ऑफ द फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब ये कमीशन बोलता है कि जो 4 आपने ये जो क्लासिफिकेशन करी है, फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन की है स्टेट्स और टेरिटरीज की अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ये क्या करता है, इसको बोलता है ये खत्म कर दो और क्या करो, 16 स्टेटें और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज को क्या करो, बना लो। तो किसको बनाना था इन्होंने, ठीक है, जो पुराना जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने फैक्ट्स रखे थे उसको क्या करने के लिए बोला, खत्म करने के लिए बोला, और नई 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज को बनाने के लिए बोला। अब गवर्नमेंट जो है इनकी इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है। फिर क्या आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में। ठीक है, फर्स्ट एक्ट कब आता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आता है। और क्या की जाती है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1956 में ही, जिसमें अलग अलग पार्ट ए और पार्ट बी की जो स्टेट थी और उसके साथ पार्ट सी को उनको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और उनको मर्ज किया जाता है एडजेसेंट स्टेट्स के साथ, और कुछ को क्या बना दिया जाता है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। ठीक है, और इसी को देखते हुए 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड ऑन 1 नवंबर 1956। तो आपने याद रखना है सबसे पहले कि फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया है। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था फर्स्ट वाला कब आया था, 1956 में। ठीक है, अब इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करनी पड़ी थी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। अब इसके बाद हम बोलते हैं 1 नवंबर 1956 को, यहाँ पे लिखती हूँ 1 नवंबर 1956 को कितने नए स्टेट्स बनाएंगे, 14, 14 प्लस 6। ठीक है, 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी वो क्रिएट करी गई थी। तो अब यहाँ तक आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार फटाफट से चार्ट को नजर लगा लेते हैं। यूनियन टेरिटरी से अंडमान एंड निकोबार को वैसे रखा गया, दिल्ली हिमाचल प्रदेश, दिल्ली को स्टेटस मिल गया यूनियन टेरिटरी का, हिमाचल प्रदेश को यूटी बना दिया। लैकरदेवी, मिनिकॉय एंड अमंडीवी आइलैंड, दिस इज द लक्षद्वीप, टुडे इट इज नोन एज द लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप है
PWEP, ठीक है, क्लियर नहीं है बट यहीं से है, ठीक है। देन मणिपुर, फिर त्रिपुरा, ये सारे आ जाएंगे। मैं ऐसे लिखती हूँ ये लक्ष्य, बहुत पढ़ा जा रहा होगा, लक्षद्वीप। तो मणिपुर और त्रिपुरा जो आज हम स्टेट्स देखते हैं, पहले इनको यूनियन टेरिटरीज में रखा गया था, ठीक है। तीन स्टेट्स है हमारी, हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा। ये पहले क्या थी, यूटीज थी। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे आज महाराष्ट्र में है, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, ये सारी क्या थी। और इसके अलावा मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारी क्या थी, हमारी स्टेट्स बनाई गई। अब इसमें क्या देखो, 1956 के एक्ट के अंदर ही केरला जो थी वो नई स्टेट बनाई गई थी, जिसमें त्रावणकोर, कोचिन को मालाबार डिस्ट्रिक्ट जो थी मद्रास स्टेट की, कसौरगोदा जो था साउथ कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ की, उसमें तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे वो हैदराबाद स्टेट के, और इसके अलावा जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था हैदराबाद का, उसको आंध्र स्टेट के साथ जोड़ा गया था आंध्र प्रदेश बनाने के लिए। फर्दर इसमें क्या किया गया था, मध्य भारत को विंध्य प्रदेश स्टेट के साथ जोड़ा गया था, भोपाल स्टेट का, और फिर फाइनली क्या बना था, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिला के मध्य प्रदेश बना। देन उसके बाद हम देखते हैं सौराष्ट्र स्टेट, कच्छ स्टेट को मिला के बॉम्बे स्टेट बनाई गई। कुर्ग स्टेट को इंटू डेट ऑफ मैसूर स्टेट, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट्स को पैप्सू के नाम से जिसको जानते थे, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। तो इसको क्या बनाया गया, पूरा का पूरा पंजाब बनाया गया। पंजाब, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन को मिला के पंजाब बना। फिर अजमेर को राजस्थान स्टेट में जोड़ा गया। हालांकि न्यू टेरिटरी जो थी लैकेडारी मिनिकोय अमेंडीबी आइलैंड को, वो उसको क्या किया, उसको बनाया गया, कैसे बनाया गया, मद्रास स्टेट से उसको अलग करके। अब न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो क्रिएट की गई थी 1956 के बाद, उसमें देख लेते हैं वो कौन सी थी। महाराष्ट्र एंड गुजरात थी 1960 में बनाई गई। दादरा एंड नगर हवेली, पुर्तगीज क्योंकि रूल कर रहे थे तो इसकी लिबरेशन जो थी 1954 तक नहीं हुई थी। इसी के बाद देखते हुए 1961 में एडमिनिस्ट्रेटर चूजन किया गया लोगों के द्वारा खुद से, और इसमें यूनियन टेरिटरी बनाया गया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961। तो दादरा नगर हवेली को हमने अपने इंडिया में कब जोड़ा था, 1961 में। सोचो आज़ादी मिलने के, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कितने सालों के बाद जाके हमने इसको क्या बनाया था, अपना पार्ट बनाया था, ठीक है। एक्विजिशन हुई थी बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फिर 2020 में इस यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया दमन एंड दीव के साथ। और तो ये क्या था, किसके कौन से एक्ट के थ्रू इसको मर्ज किया गया, क्योंकि करंट में है, लेटेस्ट रिसेंट सिनेरियो में है। अभी 2020 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया दमन एंड दीव के साथ बाय द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019। देन गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया acquired these territories from Portuguese। अब गोवा और दमन दीव को भी पुर्तगीज से लिया था, ठीक है। दादरा एंड नगर हवेली को किससे लिया था हमने, फटाफट से बताइए। दादरा एंड नगर हवेली को भी पुर्तगीज से किया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा और दमन एंड दीव से यहाँ पे क्या, कौन सी एक्ट होता है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और 1987 में गोवा को फाइनली क्या मिल गया था, स्टेटहुड मिल गया था। गोवा को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, 1987 में, ठीक है। तो फिर वही बात कि 2020 में फिर चेंजेस हुई। हालांकि गोवा जो था उसको क्या दिया गया, हाँ 1987 में गोवा को स्टेटहुड, दमन एंड दीव को सेपरेट रखा गया, पुर्तगीज से लिया गया 1961 में। देन पुडुचेरी जो थी उसमें फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट पुडुचेरी, क्रैकर, माहे, यनम। तो ये चार चीज
चार जगहों को मिला के पूरा का पूरा हमारा क्या बनता है, पुडुचेरी बनता है, ठीक है, जिसको पहले पौंडीचेरी भी कहा जाता था। पुडुचेरी, करक्कल, माहे और यनम। यहाँ पे फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट थी और इनसे हमने कब लिया था, 1954 में फ्रेंच जो थे उन्होंने इसको कर दे दिया था हमें। और फाइनली और इसको 1962 तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक अक्वायर्ड टेरिटरी के थ्रू जो है उस तरीके से इसको चला रहे थे। और इसको फाइनली 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने क्या किया था, यूनियन टेरिटरी बनाया था। अब देखो भाई, जो चीजें याद रखनी है, सबसे पहले दादरा एंड नगर हवेली को 1961 में पुर्तगीज से लेके हमने उसे अपना पार्ट बनाया था और बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसको हमने अपने साथ जोड़ा था, ठीक है। Then Goa and Daman and Diu. Goa till both these territories were also occupied by the मतलब वो भी हमने कहाँ से ली थी, पुर्तगीज से ली थी। और फाइनली क्या किया था 1980 हाँ, फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 1962 की और इनको क्या रखा गया था, अपने साथ जोड़ लिया गया था बाय द पुलिस सेक्शन, ठीक है। पुलिस सेक्शन किया गया था 1961 में और इसको एज ए यूनियन टेरिटरी जो था वो अपने साथ जोड़ा गया था बाय द एक्ट 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। लेकिन फिर 1987 में क्या दिया गया, गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, जबकि दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी ही रहने दिया। और फाइनली 2020 में हमने क्या किया, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को एक मर्ज करके बाय दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019 के थ्रू इसको हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। नेक्स्ट पुडुचेरी। पुडुचेरी वाज टेकन बाय द handed over to Indian territory by the French in 1954 and it was till 1962 it was administered as a acquired territory, but by the 14th Constitutional Amendment Act it was considered as a part of India as a union territory, ठीक है। नागालैंड 1963 में बनाई गई, ठीक है, असम से डिवाइड करके। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश 1966 में बनी थी। उसका मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1947 में। इंडियन प्रिंसली रूलर जो थे यहाँ पे चोग्याल वो कर रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम अगर देखें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का हम देख लेते हैं 1987 में, ठीक है। मिजोरम अकॉर्ड पीस के थ्रू इसको बनाया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में बनी है, रिसेंट डेवलपमेंट है 2000 में बाय द 26, 27 एंड 28 स्टेट ये बनी थी, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है। जिसको देखो छत्तीसगढ़ को निकाला गया था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड निकली है उत्तर प्रदेश से और झारखंड जो बनाई गई थी वो सेपरेट किया गया था फ्रॉम द बिहार। तेलंगाना बनाई गई थी 2014 में, ठीक है, एज ए 29 स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी एज ए 29 स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। बट इसको कहाँ से निकाला था, तेलंगाना बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। हालांकि और एक चीज याद रखना, अगर आंध्र प्रदेश को पूछा जाएगा कि जब इसको बनाया गया था एज ए फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट तो इसको किस नाम से जाना था, इसको सिर्फ आंध्रा के नाम से जाना था, नॉट आंध्र प्रदेश, बट इट वाज कॉल्ड एज अ नोन एज अ आंध्रा, ठीक है। देन अब आ जाते हैं हम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। देखो टिल 2019 तक जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी उसका क्या था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। क्यों था, क्योंकि इनके पास क्या था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वालों के पास एक स्पेशल आर्टिकल थे, स्पेशल इनको पावर्स मिली थी अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन 2019 में इस स्पेशल स्टेटस को अबॉलिश किया गया बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2000
19 इस ऑर्डर को, ये जो ऑर्डर है ये सप्रेस करता है जितने भी पहले ऑर्डर थे जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 अब 2019 ऑर्डर जो है उनको एक्सटेंड करता है सारे के सारे प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, स्पेशली जो लोग JNK से हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, तैयार। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। सो आज हमारे पास कितने 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, चेंजेस नाम हम देखते हैं, बहुत सारी स्टेट्स के चेंज हुए हैं। तो उसमें सबसे पहले स्टेट जिसका नाम चेंज किया गया था वो था यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ये कब किया गया था, 1950 में किया था। मद्रास को रीनेम करके, मद्रास का नया नाम, तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था, मद्रास। ठीक है, तो जैसे मर्जी याद रखना, लेकिन याद तो रखना है कि मद्रास जो है उसको रीनेम किया गया था एज ए तमिलनाडु इन 1969। देन 1973 मैसूर वॉज रीनेम्ड एज कर्नाटका। मैसूर का नया नाम क्या आ गया, कर्नाटका आ गया। लैकडी मिनिकॉय एंड मिनिकॉय आइलैंड को रीनेम किया गया लक्षद्वीप इन द सेम ईयर, यानी कि 1973 में किया गया। ठीक है, लक्षद्वीप। और 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडेजिग्नेट किया गया एज ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, हाँ। और 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके क्या रखा गया, उत्तराखंड रखा गया। ठीक है, और 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी किया गया, जबकि 2011 में उड़ीसा को ओडिशा का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो करी गई। विद दिस चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड। जो बाकी की चीजें हैं इसमें इतनी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस है वो हमने देख चुके हैं। विद दिस होप यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट चैप्टर, and from tomorrow we also start the next chapter of this series. Thank you, keep watching the channel.